सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, रिएक्शंस मैंने आपको कराए थे अगर याद होगा तो। H2SO4 NOH से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। सैंपल इज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 mole per dm cube of H2SO4 is placed in a beaker. NOH is added slowly from the burette to the H2SO4 in the beaker. The pH probe मतलब एक डायग्राम बनी है, एक ग्राफ है जिससे pH का अंदाजा है। एसिड की pH क्या होती है? लो होती है, और गैस की pH क्या होती है? हाई होती है। तो उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। The graph shows how the pH of a solution in the beaker changes. ये देखिएगा, बीकर में उन्होंने रखा हुआ है H2SO4 और ब्यूरेट से ये डाल रहे हैं ऊपर से NaOH। ऐसे ही है, क्लियर? अच्छा, बीकर में कितना लिया हुआ है उन्होंने? 25 सेंटीमीटर क्यूब लिया हुआ है बीकर के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और 0.05 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है। टाइट्रेशन वाले सवाल याद आ जाएंगे, थोड़ी देर में भी वो करेंगे। अब पूछ क्या रहा है हमसे, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ आयंस प्रेजेंट व्हाई द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इन बीकर चेंजेस फ्रॉम 1 to 13। 1 से लेके 1 से लेके अगर आप देखते हैं यहां से पीएच जा रही है ऊपर की तरफ, यानी कि यहां पर क्या है? H पॉजिटिव आयंस आर ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। अभी यहां से ब्यूरेट से NOH आना शुरू हुआ है, तो अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एट 20 सेंटीमीटर क्यूब, at 20 centimeter cube of NaOH, neutralization occurred. न्यूट्रलाइजेशन हो गई, यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट कर गए तो न्यूट्रल हो गया, यानी कि यहाँ पर पीएच न्यूट्रल होना शुरू हुई और पीएच कहाँ पहुंच गई? 11 तक पहुंच गई, यहाँ तक 11 तक गई है। ऐसा ही है। व्हाट डज इट मीन कि अब फर्दर पार्ट के अंदर यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस थे, अब क्या हो जाएंगे? OH नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर। पहले H पॉजिटिव आयन ग्रेटर थे यहाँ पर क्योंकि एसिड ज्यादा था। अब यहाँ पर NOH यानी कि OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है? बेस ज्यादा है, ठीक है जी। ये 2 मार्क के लिए आपने ये चीज लिखनी है। अब आई यूज द स्टेट द वॉल्यूम ऑफ जस्ट न्यूट्रलाइजेस ऑल H2SO4। कितना वॉल्यूम आ रहा है NOH का? मैंने यहां से निकाला है, कितना आ रहा है वॉल्यूम? 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसको ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। यूज योर आंसर बी टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH। मैं यहाँ पर लिखूंगा रिएक्शन पूरा। H2SO4 जो ऊपर लिखा हुआ है NaOH gives you Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस कर लेता हूं, बैलेंस उसमें दी हुई इक्वेशन में से आपको। तो 2 है और यहाँ पर H हो गए 2, तो ये 2 आ गए। अच्छा जी, अब यहाँ पर H2SO4 25 वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है V1 M1 दिया हुआ है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स मैं इक्वेशन से लूंगा। इसी तरह ये V2 मुझे कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने ग्राफ से निकाला है। M2 मुझे मालूम करनी है, ये x है मेरे लिए, और N2 में निकालूंगा, ये 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 दिया हुआ है। देखिए 2 दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता। सो ये क्वेश्चंस पहले भी हम कर चुके हैं। M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन N2। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली कहानी है। मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1, x मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आ रहा है x का बताइएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 20 x। क्या आंसर आ रहा है? आंसर बताइए।
0.125। 0.125 मोल्स पर डीएम। ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराए आपको, कराया ना, मोल्स में कराए थे जब मैं मोल्स पढ़ा रहा था खुद, ठीक है। इससे तो कराए थे काफी पहले। तो काफी पहले कराए थे, कोर्स मतलब पूरा कराया ना, तो भाई कहीं ना कहीं तो कराया होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं कराया था, फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, इथेनॉल अल्कोहल है, नेम द अल्कोहल बी, क्या नाम होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या नाम होगा इसका? 4 कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाता है? ब्यूटानॉल। ऐसे ब्लैंक देख रहे हो तुम कि जैसे पता नहीं मैं कोई पहली दफा कोई चीज पढ़ा रहा हूँ यार, नहीं समझ में आ रहा। तो नाम कब याद करेगा? आपका एक ही आंसर होगा, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा? तो ये याद किया ब्यूटानॉल वगैरह, ये एसिड वगैरह अल्कोहल वगैरह जो पढ़ाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कर रही है अभी आप, सही है। Draw the structure of one another alcohol which is isomer of B। isomer of B करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ बेटा माहीन, वही इश्मा, वही आंसर है। अच्छा जी, आइसोमर बनाने के लिए क्या होता है? ये स्ट्रेट चेंज बनी हुई है, मैं ये वाला कार्बन उठा के इधर प्लेस कर दूंगा, तो ये आइसोमर बन जाएगा, देखो किस तरह से। चार डंडे मुझे कार्बन के पूरे करने, वो मैं पूरे कर देता हूँ। ये बन गया मेरे पास एक आइसोमर। ठीक है, 4 कार्बन वाली चेन थी, मैंने एक कार्बन उठा के ऊपर प्लेस कर दिया, ये आइसोमर बन गया। तो अगर OH ऊपर लिख दें और H नीचे साइड में। ऐसा कर लो, कोई मसला नहीं, लेकिन कार्बन की बेसिक चेंजिंग को बोलते हैं आइसोमर, कार्बन की। इथेनॉइक एसिड produced by oxidation of ethanol, state the reagent of this reaction। इथेनॉइक एसिड बन रहा है, इथेनॉइक एसिड is produced by the oxidation of ethanol, reagent। इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाने के लिए रिएजेंट कौन सा यूज होता है? अगर मेरे ड्राफ्ट, मेरी वीडियोस तरीके से दोबारा या लेक्चर तरीके से सुनाओ तो इस पे नाम आना चाहिए। दो हैं रिएजेंट्स लिखवाए थे, एक लिखवाया था कमीना 4 और दूसरा K2Cr2O7। नाम लिख लो, नाम लिख सकते हो। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ड्राफ्ट खोलो, उसमें एक इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही होगी, C2H5OH, और इसका मैंने ऐसे लिखा होगा O, और दोनों रिएजेंट्स के यहाँ नाम लिखे हुए होंगे। ये इक्वेशन मैंने लिखवाई है, यहाँ पर K2Cr2O7 लिखा होगा मैंने, और ऊपर लिखा होगा केमिनो 4 यानी कमीनो 4। ठीक है। इथेनॉल इज सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड इथेनॉल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज, मैं एक जनरलाइज इक्वेशन लिख देता हूँ। इसमें आप लिखो इट हैज नो it has not delocalized electrons। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो डी। फ्री की जगह मैंने कहा था डीलोकलाइज इस्तेमाल करना है जरा बेहतर तरीके से ना, थोड़ा शश के दिखाओ ना यार। अच्छा, इथेनॉल कैन बी डिहाइड्रेटेड, ये प्रिपरेशन ऑफ इथीन अल्कीन, अल्कीन की प्रिपरेशन, बॉन्डिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब आपने मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग बतानी है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बताने, तो इसके बनाने का डॉट एंड क्रॉस का तरीका देख लो। इथेनॉल डबल बॉन्ड होता है,
ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, खाली 2 मार्क्स दे रहा है इस पे, वो बॉन्ड बनाने का, खाली स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है जी, ये हो गया पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का। अब आ जाओ सेक्शन बी, ये 3 क्वेश्चंस हैं इन स्पेस गिवन। 4 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 3 करने, हर क्वेश्चन 10 मार्क का है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट सम ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड 3। पीरियड 3, थर्ड पीरियड में कौन सा आता है? सोडियम ऑक्साइड दिया मैंने, स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेगेटिव आयन ऑफ अ सोडियम ऑक्साइड। नेगेटिव आयन ऑफ अ सोडियम ऑक्साइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का बनाना है, ऑक्सीजन का नॉर्मल न्यूट्रल एटम 8 और 16 होता है, तो ये 2 और 6 होगा। जब ये आयन बन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा, तो ये 2 और 8 हो जाएगा। ये लिखना है आपने, ठीक है। Magnesium oxide is insoluble base that can be used to prepare pure magnesium sulfate crystals. Magnesium oxide है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्रिस्टल्स बन के क्या बनाना है? सल्फेट, सल्फेट यूज करना है, यानी MgSO4 बनाना है अपने। रिएक्शंस पे याद करो, चारों रिएक्शंस कराए थे। MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्ट करेगा H2SO4 के पास, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड then add magnesium oxide, gently heat, after reaction we filter the mixture, take the filtrate, filtrate क्या होता है? जो नीचे आता है, in evaporating dish and heat gently. When it got concentrated, cools down, cools it down, we get the crystals of magnesium sulfate. एक मार्क इक्वेशन के, कॉन्सेंट्रेटेड की जगह एक और चीज यूज कर सकते हैं, सैचुरेटेड, अगर यूज करना चाहे तो। वो ऑक्साइड भी दे सकता है, कार्बोनेट भी दे सकता है, वॉट एवर द थिंग इज, दोनों चीजें दे सकता है। मैंने उमन कार्बोनेट घुमा सकता है ना थोड़ा सा, वो घुमा रहा है आपको, तो मैंने रिएक्शन तो चारों कराए हुए आपको। मैंने मेटल का आपका मेटल और मैंने एसिड के रिएक्शंस भी कराए हुए हैं, मैंने मेटल ऑक्साइड और एसिड के रिएक्शन भी कराए हुए हैं, मैंने मेटल हाइड्रोक्साइड और एसिड के रिएक्शन भी कराए हुए हैं, मैंने मेटल कार्बोनेट और एसिड के रिएक्शन भी कराए हुए हैं, चारों रिएक्शंस मैंने कराए हुए हैं, बैलेंस भी कराए हुए हैं। ठीक है, when an oxide phosphorus contain 43% biomass of a phosphorus, show that empirical formula of the oxide is P2O5। एक फास्फोरस का कंपाउंड है, फास्फोरस ऑक्साइड का, हाँ लेना जरूरी था क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल रहा है। ये देखिए उसने मेंशन किया है क्वेश्चन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में उसने बोला है, इस वजह से मैंने यूज किया।
एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब मेरे पास मैग्नीशियम फास्फोरस ऑक्साइड है, पी है और ओ है। पी मेरे पास कितना है 43.7%, इसका ये है, तो बाकी का क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कितना होगा 100 में से माइनस करो, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, निकालो, क्या कर रहे हो, फारिग बैठे हुए हो। कितना आ रहा है बच्चे, बता दो मुझे। 6.3। कितना 56.3, 56.3%, ठीक है। फास्फोरस का मास क्या होता है, इस परसेंटेज को मैं पी लिख रहा हूँ, ये ओ लिख रहा हूँ। 43.7 इसके मैं एटॉमिक मास से इसको डिवाइड करा दूंगा, 31 है। 56.3 डिवाइडेड बाय इसको कराऊंगा मैं 16 के साथ। आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1.41 और ये आ रहा है 3.52। तो जो इसमें से लीस्ट होगा उससे मल्टीपल डिवाइड करा दूंगा, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है, ये 2.5 मिल रहा है। अब मैंने कहा था कि अगर मुझे यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, यानी कि मुझे कोई ऐसा नंबर मिलता है जो होल नंबर नहीं होता, तो मुझे इसको होल नंबर बनाना पड़ता है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये 2 और 5 आ जाएगा, यानी P मेरे पास 2 है, O 5 है। तो इट इज प्रूव्ड P2O5 इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेटा मैंने 100 से माइनस किया है, अगर 43 ये है तो टोटल का मास कितना होगा 100%। 100 से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा, क्योंकि दो ही एलिमेंट्स हैं इस कंपाउंड में, P और O, ठीक है। A sample of oxide has mass this. The sample contains 8 moles of oxide. यानी इतने moles of oxide है। Calculate the relative atomic mass. अगर oxide है 2.56, कितने moles में है, ये mass है, ये mole है। पहली क्लास अगर याद है लोगों को, ये कितना है 0.00901 moles है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होता है, 1 मोल होता है, तो 1 मोल में x मास होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, आंसर क्या आ रहा है बताइए। क्या मास आ रहा है, कितना आ रहा है, मोबाइल तो है। कितना आ रहा है बेटा बता दो। 284.12। तो आंसर 284 लिखेंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 284 ग्राम्स आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास एन इंटीग्रल रेशियो निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 284 आया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा, ये आ रहा है आपका, अल्लाह भला करे, 2 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16। क्या आंसर आ रहा है, ये 62 हो गया, 03 ये 80 हो गया। कितना आ रहा है ये 142 डिवाइड बाय 142। क्या आंसर आ रहा है 2 आ रहा है। तो मैं P2O5 को क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा P4O10। ये सब कराया हुआ है, ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इंटीग्रल रेशियो से 2 से, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा P4O10। स्टेट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब जरा दो चीजें सुन लो, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे, हमारे कोर्स की बात कर रहा हूं, तो आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देनी है। और जाइंट एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछेगा, एटॉमिक हो कोई स्ट्रक्चर, तो आपने डायमंड लिखना है, ठीक है।
उसके बाद अगर वो बोलेगा क्रिस्टल लैटिस यानी कि आयनिक लैटिस, तो आपके कोर्स में दो हैं। आयनिक लैटिस भी जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, आयनिक जाइंट क्रिस्टल्स होते हैं। उसमें हमारे कोर्स में दो हैं, एक आप NaCl लिखेंगे, या आयनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर है जाइंट, और दूसरा आप लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे वो, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे वो। कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल की 2 प्रॉपर्टीज कोई मुझे बताएगा? कलर्ड कंपाउंड्स और fast in reaction. यूज एज कैटलिस्ट। ठीक है, एक्वस कॉपर से Sir? रिएक्ट। जी बेटा, सर हम fast in reaction लिख सकते हैं? बेटा कैटलिस्ट लिखो ना, फास्ट रिएक्शन हो किसकी वजह से रहा है वो लिखना है ना हमने। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट को मना करता है ना थोड़ा सा, आपको मालूम है ना, आपको बच्चा समझता है अभी वो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं, कैटलिस्ट कंपाउंड्स होते हैं, और यूज्ड एज, यूज लिखते हैं ना, यूज्ड एज कैटलिस्ट। एक्वस कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। आयनिक इक्वेशन दी हुई है, कॉपर आयन से, ये आयनों की। हाउ, एक्सप्लेन हाउ दिस इक्वेशन शोज द रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां हो रही है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर +2 है, 0 हो गया यहाँ पर, तो +2 ही है। यहाँ पर +2 था, यहाँ भी +2 ही है, ऐसा ही है, तो कोई चेंज नहीं आया कॉपर की स्टेट में। आयोडीन, यहाँ -1 था, यहाँ 0 हो गया, तो आयोडीन is being oxidized। मसला बताऊं क्या आ रहा है इस वक्त? मसला ये आ रहा है कि जिस वक्त हम पढ़ाते थे या पढ़ते थे, उस वक्त उसी दिन क्लास में पढ़ के ना बस निकल जाया करते थे, और कभी घूम के भी ना ड्राफ्ट, मैं खुद वीडियोस देख रहा हूँ ना अपनी, मतलब 2-2 3-3 4-4 व्यू आए भाई। केमिस्ट्री के लिए आपको कम से कम मेरी एक एक वीडियो को 3-3 4-4 दफा देखना है। अगर आप सीरियसली पढ़ने वाले होते सारे बच्चे ना, तो मेरी वीडियोस पे व्यूज तकरीबन 20-20 25-25 आए हुए होते इस वक्त। हाँ, नहीं, आप एक बंदे के सुनने से व्यूज थोड़ी बढ़ेंगे इतना, या मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं है शायद पेपर देने में। सब दिया हुआ है यार उसके अंदर, मतलब ये पेपर में मैं वो चीजें करा रहा हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ, और मैं ये सारी की सारी लुग़वियात वहां बोल चुका हूँ, और मैं एक एक बता चुका हूँ। मुझे व्यूज क्यों नहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे? कहाँ देख रहे हैं? खला में देख रहे हैं जाके, या मार्स पे देख रहे हो? अच्छा, ठीक है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डिकम्पोजेस व्हेन हीट स्ट्रांगली। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अच्छा एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पर, ये बताना शायद मैं शायद बता तो दिया होगा, लेकिन दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। एक होता है एनहाइड्रस और एक होता है हाइड्रेटेड। एनहाइड्रस और एक होता है हाइड्रेटेड। ये वाटर टेस्ट लिखवा रहा हूं, कहीं लिख लेना इसको, वाटर टेस्ट लिखवा रहा हूं। वाटर टेस्ट लिखवा रहा हूं। कॉपर सल्फेट अगर एनहाइड्रस है और इसमें अगर मैं पानी ऐड करूंगा, तो ये कॉपर सल्फेट .5H2O हो जाएगा, जिसे हम हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बोलेंगे, और इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। इससे पता ये चलेगा कि कॉपर एनहाइड्रस व्हाइट कलर का सॉलिड होगा, ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा, व्हाइट पाउडर क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन जाएगा अगर मैं उसमें पानी डालूंगा। अगर तो प्योर वाटर में यूज करूंगा तो इट बिकम्स अ क्रिस्टल। सो टेस्ट ये है वाटर का कि अगर आप कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस व्हाइट पाउडर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो वो ब्लू कलर का क्रिस्टल बन जाता है। ये वाटर का भी टेस्ट है। अगर टेस्ट ऑफ वाटर कहीं लिखने को आए तो आप ये लिखेंगे, इक्वेशन भी ये लिखेंगे और टेस्ट ऑफ वाटर लिखेंगे कि 1 white powder of copper sulfate turns into blue crystals hydrated copper sulfate if the liquid is water। अब उन्होंने यहां देखो क्या दिया हुआ, यहाँ डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन बताने का मकसद है कि ये भी एक पॉइंट था जो याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेगा वो, इसके अंदर पूछ भी सकता है
एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डिकम्पोजेस, उसको गर्म कर रहे हैं, डिकम्पोज हो गया कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सैंपल दिस, इतने ग्राम का सैंपल हीटेड है अंटिल ऑल सैंपल इज थर्मली डिकम्पोज्ड, यानी टूट गया सारा सैंपल। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये भी कराया है भाई, और गैस वाले क्वेश्चंस भी कराए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, periodic टेबल गिवन होगा यहाँ पर। मास ऑफ अ कॉपर सल्फेट है मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, SO4 gives you CuO plus SO3। ये मेरे पास 160 ग्राम्स है। 1 मोल का कितना होगा, 160 ग्राम्स है 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास। सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का होगा, आप कल्ला भला करे, 32 + 48 01 80 ग्राम्स। अगर 160 ग्राम्स में 80 ग्राम्स बन रहा है तो 6.4 ग्राम्स में x ग्राम्स बनेगा। निकालो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, थ्री 3.2 ग्राम्स आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। अब मुझे मालूम है कि 80 ग्राम्स 1 मोल का है, तो 80 ग्राम्स में कितना वॉल्यूम होगा, 24 dm³। तो 3.2 ग्राम्स में कितना होगा, x, आंसर निकाल लो। जीरो 0.96 dm³ आंसर आ रहा है। क्लियर है, ये भी कराया मैंने, एक जगह नहीं 10-10 5-5 6-6 क्वेश्चंस देके कराया, प्रैक्टिस भी कराई है। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिख दी थी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन, ड्रॉप होगा तो। Iron reacts with aqueous copper sulfate to make aqueous iron sulfate and copper. Construct an ionic equation. कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर क्या होगा यहाँ पर, +2 सॉलिड होगा, सॉरी एक्वस होगा। आयरन न्यूट्रल है, सॉलिड होगा। आयरन 2 सल्फेट बन रहा है, FeSO4 बन जाएगा, यानी कि आयरन क्या हो जाएगा यहाँ पर, +2 में आ जाएगा, ये एक्वस होगा, प्लस कॉपर यहाँ पर हमारे पास सॉलिड हो जाएगा। और मैंने कलर भी बताया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्लू कलर का, और जब उसमें आप आयरन डालेंगे तो कॉपर नीचे सेटल हो जाएगा पिंक कलर का, और सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। ये बुक में भी लिखा हुआ है, पढ़ा है? सीरियस बताओ, मैं खलाई बातें तो नहीं कर रहा ना, मैं पढ़ाई भी बातें कर रहा हूँ, खलाई बातें कर रहा हूँ, पढ़ाई भी बातें कर रहा हूँ। Suggest one observation that would seen during this reaction। अभी मैंने रिएक्शन का कन्वर्ट बनाया कि हम क्या लिखेंगे, डीप ब्लू सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन सॉल्यूशन, जो हमें नजर आएगा। डीप ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का होता है, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और पिंक कलर का सॉलिड हमें नीचे सेटल होता नजर आएगा, वो पिंक कलर का सॉलिड हमारे पास क्या होगा, कॉपर होगा। अच्छा, अब केमिकल टेस्ट है। Describe a chemical test that can be distinguished between aqueous solution of iron 2 sulfate and copper 2 sulfate। ये मैंने सॉल्ट टेस्ट जब कराए थे तब पढ़ाया था। केमिकल टेस्ट क्या लिखेंगे, टेस्ट याद किए, अभी तक तो सर खोला भी नहीं हमने, आप पढ़ाना बंद करोगे तो हम खोलेंगे ना किताबें, ऐसे ही है। अब मुझे बताओ, आप अमोनिया वाला लिख दो या सोडियम वाला लिख दो, कोई भी लिख दो, सोडियम ऑक्साइड वाला।
add NaOH in sample or NH3 in sample. केमिकल टेस्ट, ठीक है। NaOH डालें या NH3 डालें इन द सैंपल। आयरन सल्फेट पे 2 है तो हमें ग्रीन कलर की पीपीटी नजर आएगी दोनों तरफ, और कॉपर सल्फेट पे ब्लू पीपीटी। अच्छा पीपीटी मैं लिख रहा हूं, प्रेसिपिटेट लिखना है आपने भाई। टर्न्स इनटू डीप ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। पीपीटी की जगह प्रेसिपिटेट पूरा लिखना है आपने। ब्लू से पिंक होना चाहिए बेटा, पिंक कलर का सॉलिड नीचे नजर आएगा आपको। सोल्यूशन ग्रीन होगा ना, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन गया ना, FeSO4 का सोल्यूशन बनेगा। कॉपर तो अलग हो गया ना सोल्यूशन से, Fe ने सल्फेट आयन को कैप्चर कर लिया, तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। Now a question: sulfur dioxide is a colorless gas which can be found in the air. State one environmental problem caused by the presence of sulfur dioxide. Acid rain. सल्फर डाइऑक्साइड हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, इन तमाम का एक ही वो है क्या, एसिड रेन, दैट्स ऑल। एक मार्क। व्हेन हीटेड इन द एयर, आयरन पायराइड FeS2 रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। अब देखिए खुद लिख के बता रहा है वो, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन करनी है आपने। ब्लू पीपीटी टर्न्स इनटू डीप ब्लू वाटर, डीप ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू सॉल्यूशन है। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, FeS2 रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, O2 से। बन क्या रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, और ये बोल रहा है Fe2O3 बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है भैया। बैलेंस कौन करेगा, चलो शाबाश बैलेंस करके दिखाओ। Fe मैंने पहले Fe पकड़ा, Fe बैलेंस किया। धांसू इक्वेशन है कसम से, 1 मार्क तो ले लोगे लेकिन बाकी में फंस जाओगे, पहले बता रहा हूं। तरीकेकार कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा। अच्छा जी Fe2 हो गया। अच्छा S वाला अब देख लेते हैं, S कितने हो गए मेरे पास, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ 4 लगा देते हैं। फंसेगा ऑक्सीजन मेरे पास, मैंने कहा था ये बहुत कमीना एलिमेंट है, ये आपको एंड तक तंग करेगा। इसकी बैलेंसिंग का 1 मार्क है, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने का 1 मार्क है। बैलेंसिंग वाला मार्क्स अगर जाता भी है तो मसले वाली बात नहीं है, इस पर टेंशन मत लेना। थोड़ी सी मतलब वो भी खेलने बैठा है ना एग्जामिनर, मतलब आपको इतने प्रेम से नंबर तो नहीं देगा ना, वो भी खेलेगा आपसे थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन से ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ये देख लें। फिर भी ये हो गया, आयरन बैलेंस हो गया मेरे पास, सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था ये मनहूस एलिमेंट है, ये जिंदगी भर आपको रुलाएगा। तो हमने आयरन बैलेंस कर लिया। अच्छा अब जहां कभी भी ऐसा ऑक्सीजन कहीं फंसे ना, जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है ऑक्सीजन, 2 है। अब ये 8 + 3 क्या हो जाएगा, हमेशा 11 हो जाएगा। अब 11 को आप यहाँ बैलेंस नहीं कर सकते, ऐसे ही कर सकते हो बैलेंस, फंस जाओगे। करना क्या है, 2 तरीका है, 2 तरीके ये, या तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अब मेरे पास नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैं नई नीचे इक्वेशन लिख देता हूं, 4 FeS2 + 2O2 gives 8 SO2 + 2 Fe2O3। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितनी है, मुझे इसको अलग से बैलेंस करना पड़ेगा, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 2 मैंने लिख दिया, ऐसे 2 लिख दिया, 2 हो गई है, चलो 2 लिख देते हैं। अच्छा जी अब मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 2 16, और यहाँ कितने, 2 3 6, 16 + 6 क्या हो जाएगा, 22। तो मैं ऑक्सीजन की जगह क्या लिख दूंगा, 11O2। बैलेंस हो गए, अब चेक कर लो। कुछ
कुछ लोग उसको रटेंगे, वो 11 आ रहा है उसको लिख देंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं होता, गलत नंबर आ सकता है। जब कभी भी ऑक्सीजन फंसे एक जगह इवन दूसरी जगह ऑड आ रहा हो, तो पूरी इक्वेशन को इवन नंबर से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद तमाम जगह 2 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ ऑक्सीजन वाला जहाँ सिंगल ऑक्सीजन लिखा है उसको छोड़ देना। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, 22 आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे भी 22 ऑक्सीजन आ रहा है, बैलेंस हो गया। लेकिन ना हो बैलेंस तो डरने की बात नहीं है, 1 मार्क दे रहे हो बैलेंस का। यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अभी कराया लास्ट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 मार्क। Liquid sulfur dioxide is stored in cylinders. When the cylinder is opened, the liquid quickly changes into gas. Kinetic molecular theory लिखनी है यहाँ पर। क्या होगा? Molecules क्या करेंगे? लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जैम पैक टुगेदर होते हैं, प्रेशराइज सिलेंडर में रखे हुए। 2 मार्क्स हैं। पहला, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पहला पॉइंट। दूसरा, अटेन्स दी, या कह लो पार्टिकल स्प्रेड आउट, मूव फास्टर, आसान कर लेते हैं। पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट to form a gaseous state. Particles move faster, number 1, random motion में होंगे जब वो उससे जाएंगे, और particles are spread out to form a gaseous state. कर सकते हैं डायरेक्ट भी, अगर आप इतने चीते हैं तो कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 11 भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। Sulfur dioxide is a lower melting point, such as in terms of structure and bonding, why sulfur dioxide is a lower melting point.